करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसी आवत जावत से सिल पर होत निशान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह परमार और ब्रह्मास्त्र क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने एलडीसी 2026 के जो भर्ती की हम वीडियो डाल रहे थे, उसमें हमने वर्णमाला का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रह गया था, वो मैं आपको अभी करवा देता हूं। और आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला जिसका नाम है संधि। ठीक है साहब, हिंदी है और हिंदी में हमारा जो एक टॉपिक था वर्णमाला। वर्णमाला में आपको कुछ नोट करना है जो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्वर कितने होते हैं। ये मैंने आप सभी को बता दिए, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं एक बार अंतिम में। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं कितने? 33 मूल व्यंजन। ठीक है, मूल व्यंजन कितने होते हैं आपके? 33। फिर मैं आपसे बात करूं कि मूल वर्ण कितने होते हैं। मूल वर्ण तो कितने होते हैं? 44। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, वर्णमाला टॉपिक है हमारा। स्वर कितने होते हैं? 11। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। और मूल वर्ण कितने होते हैं आपके? 44। ठीक है साहब। और अभी मैं आपसे बात करूं कि हिंदी में वर्णमाला के में कितने वर्ण हैं? 53 वर्ण है। कितने हैं? 53। ठीक है, उसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो हम एक बार 53 पूरे कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आपके मैं 2 प्लस करूं, कौन से प्लस करूंगा? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन तो आपके कितने हो जाएंगे? 46। कितने हो जाएंगे? 46। मैंने कौन से किए? उच्छिष्ट व्यंजन। अब उच्छिष्ट व्यंजन क्या है मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी बता दे रहा हूं। अड़ और अढ़। ठीक है, अड़ और अढ़। फिर मैं आपसे बात करूं कि मैं इसमें कितने प्लस करूं? 2 और प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 48, है ना। अब मैं कौन से 2 प्लस कर रहा हूं? अयोगवाह। अयोग वाह, अयोगवाह। फिर मैं आपको इससे बात करूं कि इसमें 4 और प्लस करूं तो कितने हो जाएंगे आपके? 52। और 4 कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे 4 प्लस किए आपके 52 हो गए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के मैंने आपको बताया था कि अक्षर, ज्ञ और श्र। फिर मैं आपसे बात करूं कि अभी जो हिंदी वर्णमाला में एक नया वर्ण जुड़ा है जिसका नाम है अल। क्या होता है? अड़। ये अड़ जुड़ा है, ये नया जुड़ा है अभी। जैसे कि इसके भी कुछ उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं मौखिक रूप से, जैसे बड़, है ना। हम ऐसे कहते हैं ना, थोड़ा बड़ लगा, बड़। ठीक है, अरे वो जड़ गया। क्या कहते हैं? जड़ गया। ऐसे जो होते हैं उसमें ये इसका प्रयोग किया जाता है। और ये अभी अभी लेटेस्ट जुड़ा हुआ है। हम हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे थे। स्वर कितने हैं आपके? 11। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। मूल वर्ण कितने हैं? 44। फिर आप इसमें हम प्लस करें उच्छिष्ट व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन, और अड़ प्लस करें तो हमारे जो वर्ण हो जाते हैं वो कितने हैं? 53। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं? 53। हो सकता है अगर आपको 53 नहीं मिले तो आपको कितने करने हैं? 52। और 52 नहीं मिले तो आपको 53 करने हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा। अब हम बात करें मैं आपसे कहूं कि विकसित ध्वनियां कितनी होती हैं हिंदी में? 3 विकसित ध्वनियां। विकसित ध्वनि कितनी है? 3। कौन कौन सी है वो भी बता देता हूं। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा? अनुनासिक। ठीक है, एक मैं आपसे बात करूं अड़, और एक मैं आपसे बात करूं अड़। एक अनुनासिक और एक अड़ और एक ढ। अब इनका विकास किन किन से हुआ है तो ये भी मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो ये अनुनासिक है इसका विकास हुआ था किससे? अनुस्वार से। ठीक है, इस अड़ का विकास हुआ था ड से, और इस ढ का विकास हुआ था ढ से। अड़ का विकास किससे हुआ था? ड से। देखो, ये जो तीनों चीज है ना, अनुस्वार, ड और ढ, ये संस्कृत की ध्वनियां हैं, ये हिंदी की ध्वनियां हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में अगर आपसे बात करूं कि आगत या गृह्य स्वर कितने हैं? आगत या
हम कह सकते हैं गृहीत स्वर। गृहीत स्वर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। गृहीत स्वर कितने हैं, ये आपके कितने हो जाएगा, स्वनिम। आगत या गृहीत स्वर किसे कहते हैं, तो स्वनिम को कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, स्वनिम को कहते हैं। कोष्टक में लिख दीजिए ये, ठीक है। इसका प्रयोग भी मैंने आपको बताया था उदाहरण देकर, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, है ना, जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, कॉपी, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं आगत या गृहीत स्वर। एक हमारी जो है आगत या गृहीत व्यंजन, आगत या हम कह सकते हैं गृहीत व्यंजन। आगत या गृहीत व्यंजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने हो जाएंगे आपके आगत या गृहीत व्यंजन, 5। कौन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका पहला हो जाएगा क, ख, ग, है ना, क, ख, ग, ज, क, ख, ग, ज, फ। अब मैं आपसे बात करूं कि ये आगत जो गृहीत स्वर व्यंजन है, ये हमारे नहीं है, ये हमारी भाषा के नहीं, हमारी भाषा के हैं क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। लेकिन जैसे इसके नीचे क्या लगा, लुफ्ता, तो ये किस भाषा के शब्द हैं, उर्दू भाषा, या हम कह सकते हैं फारसी भाषा। जब हम बात करें कि 1192 की बात करते हैं ना, हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो 1192 में मोहम्मद गोरी आता है और वो भारत पर आक्रमण करता है और वो सफल हो जाता है उसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद बहुत सारे वंश आते हैं, तुगुल वंश, है ना, बहुत सारे, फिर मुगल आते हैं। तो वो इस भाषा को लेकर आए, किस भाषा को, फारसी भाषा को, अरबी भाषा को। तो उससे ही उनके जो वर्ण थे वो हमारे, उनके जो शब्द थे और हमारे शब्द थे वो मिक्स होते हैं, और उनकी कुछ शब्द हमने अपना लिए थे। जैसे कि मैं बात करूं, ये किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा, फारसी भाषा, ठीक है। ये फारसी भाषा के वर्ण है। इसके कुछ उदाहरण है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि करीब, करीब, गरीब, है ना, गरीब होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं जरा, जरा इधर सरकिए ना। जैसे कि मैं आपको और बताऊं, करीब, जरीब, है ना, गरीब, फरीब, फरेब, ये आपके इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। और इसी के साथ आपका वर्णमाला वाला जो टॉपिक था वो पूर्णतया कंप्लीट होता है, मतलब एलडीसी के हिसाब से। अब हम संधि शुरू करेंगे। इससे पहले एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि आगत या गृहीत स्वर कितने होते हैं, एक होता है, कौन सा, और इसकी ध्वनि कौन सी होती है, ओ की। जैसे कि डॉक्टर हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा, ये किस भाषा की ध्वनि है, तो ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, और इसका प्रयोग भी अंग्रेजी शब्दों में होना है अपने। फिर मैं आपसे बात करूं आगत या गृहीत व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ये फारसी भाषा के वर्ण हैं। मैं आपसे बात करूं क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। जैसे मैं आपको इस करीब, गरीब, जरा, फरेब, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, संधि। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है, नया टॉपिक, नए टॉपिक का नाम रहने वाला है संधि। संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन देगा तो संधि ही देगा। संधि मेरे हिसाब से मान के चलिए हमारे 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन आपके संधि के रहने ही वाले हैं। 6 से 7 मान के चलिए कि 6 से 7 पूछे जा सकते हैं। संधि की बात करूं तो संधि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सम और एक होता है धी। सम धन धी, संधि, ठीक है। और संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम कह सकते हैं मेल या मिलना। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना। जैसे कि गण धन ईश, गणेश, विद्या धन आलय, विद्यालय। जैसे ऋषिक धन ईश, ऋषिकेश हो जाएगा आपका, है ना। जैसे कृष्ण धन अर्जुन, कृष्ण अर्जुन हो जाएगा। एक एक करके हम अलग अलग उदाहरण की बात भी करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैं आप जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो मेरा तरीका बिल्कुल अलग रहने वाला औरों से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो संधि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। संधि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक आपका शब्द है सम और एक आपका शब्द है धी। सम धन धी से मिलकर बना होता है संधि। फिर मैं आपसे बात करूं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल, या हम कह सकते हैं मिलना, मेल या मिलना।
जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एक संधि का उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे हो जाएगा आपका गण धन ईश, ठीक है, गण धन ईश। अब इस अणा में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। और यहां पर क्या है? ई है। अब ये अ और ई मिलकर क्या बना रहा है? आपका ए बना रहा है। ठीक है साहब, गण धन ईश, इस अणा में आपका अ मिला हुआ है और ई मिला, ई अ और ई मिलकर क्या बन रहा है? आपका ए बन रहा है। तो शब्द आपका बन जाएगा ग। अब ये अणा हलंत हो जाएगा, तो इस हलंत अणा में क्या जुड़ जाएगा? आपके ए जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हलंत था, अब इसमें ए जुड़ा तो अणे हो गया। और क्या शब्द क्या बन जाएगा का? गणेश। जैसे कि मैं आपको और शब्द बता देता हूं, एक विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। यहां पर आपके क्या है? आ है। और यहां पर भी आपके क्या है? आ है। आ प्लस आ क्या हो जाएगा? आ। तो शब्द बन जाएगा विद्यालय। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आपको आगे देखने को मिलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि संधि कहते किसे हैं। ठीक है साहब, कि संधि कहते किसे हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप एक बार इसकी पहले परिभाषा लिख लीजिए, फिर हम आगे और भी बात करेंगे। परिभाषा, परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ये संधि कहते हैं। एक और, ये तो है सामान्य परिभाषा। अगर मैं आपको इससे थोड़ा और अच्छी परिभाषा बताऊं तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्ण, तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है, मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक नए सार्थक शब्द की रचना होती है। ठीक है साहब, देखो संधि की बात करें तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना, समधन दी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना, जैसे गण धन ईश। फिर हम बात करें परिभाषा की बात करें, दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर हमें किसी को आसान भाषा में बताना है कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको अच्छी परिभाषा में और समझा जाए तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जब एक नए सार्थक शब्द की रचना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब मैं आपसे बात करूं कि जो अपना जो संधि वाला टॉपिक है, ये संधि में नहीं वरन आपके 3 टॉपिक और हैं जिसमें ये आपके काम आने वाला है। एक टॉपिक आपके हो जाएगा कौन सा? समास। ये टॉपिक आपके समास में भी काम आएगा। फिर मैं आपसे बात करूं समास के अलावा ये आपके किस में काम आएगा? उपसर्ग और प्रत्यय। और एक कौन सा हो जाएगा आपका? संधि। संधि में तो काम आएगा ही और इन तीनों में भी आएगा। ठीक है साहब, लेकिन
जरूरी नहीं कि इनमें पूर्णतया काम आएगा संधि, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता रहूं यहाँ पर। इससे पहले आप यहाँ पर एक नोट लगाकर एक लाइन लिखिए कि उपर्युक्त परिभाषा, उपर्युक्त यानी ऊपर जो दी गई हुई, ऊपर जो लिखी हुई परिभाषा है उसकी बात कर रहा हूं। उपर्युक्त परिभाषा, उपर्युक्त परिभाषा 4 स्थान पर संपन्न होती है। उपर्युक्त परिभाषा 4 स्थान पर संपन्न होती है। क्या कहा गया है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये जो परिभाषाएं ये 4 स्थान पर संपन्न होती है। एक तो आपके समास में भी संपन्न हो, समास, उपसर्ग और प्रत्यय और संधि, इन चारों ही टॉपिक में ये परिभाषा सिद्ध है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि ये परिभाषा कैसे काम करती है। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊं कि संधि क्या, संधि की बात करूं, किसकी बात करूं, संधि की। जैसे कि संधि का एक शब्द है ऋषिक, ऋषिक धन ईश, शब्द बनेगा आपका कौन सा, ऋषिकेश। देखो इस क में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और इसमें क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा, शब्द बनेगा ऋषिकेश। देखो ये कैसे क्या बन रहा है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। एक बार मैं सिर्फ आपको उदाहरण बता रहा हूं, इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि समझ में आ रहा है या नहीं। एक बार आप सिर्फ इसको क्या करो, पढ़ो, समझो, फिर मैं आपको अच्छे से एक एक नियम और उदाहरण समझाऊंगा। मैं आपसे बात करूं ऋषिक धन केश, ऋषिकेश, एक आपका बनेगा शब्द द्वारका धन अधीश। ये जो शब्द मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूं ये आपके शब्द शुद्धि में भी काम आने वाले हैं। शब्द क्या बनेगा, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। अब मैं आपसे बात करूं कि ऋषिकेश, ये ऋषिकेश कहीं ना कहीं जगह पर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो हमें लगता है ये ऋषिकेश सही होगा, लेकिन ये ऋषिकेश क्या है, एकदम गलत है। ऋषिकेश ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऋषिकेश ऐसा लिखा जाता है ना। और जैसे ये शब्द आता है हम तो कहते हैं यार ये तो बढ़िया नहीं लग रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। शब्द कौन सा होगा, ये, पर ये शब्द क्या है, गलत है, और ये शब्द क्या है, सही है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं द्वारका धन अधीश, द्वारकाधीश, एक शब्द आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया जाता है कि द्वारिकाधीश, जबकि क्या होता है, ये गलत होता है। द्वारिकाधीश नहीं होता है, द्वारकाधीश होता है। शब्द क्या होता है, द्वारकाधीश, जबकि ये वाला सही है। ऐसे मैं आपको एक शब्द और बताता हूं। जैसे शब्द है आपका दुह धन अवस्था, दुह धन अवस्था। अब इस विसर्ग का यहां पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, दुरावस्था। शब्द क्या बनेगा, दुरावस्था। लेकिन एग्जाम में आपको शब्द शुद्धि के पॉइंट व्यू से क्या देखने को मिलेगा, दुरावस्था और दुरावस्था। और हम जब पढ़ते हैं तो वास्तव में हमें शब्द ये सही लगता है, लेकिन ये शब्द क्या है, गलत है। ये शब्द क्या है, गलत है। शब्द कौन सा सही है, दुरावस्था। एक शब्द मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर लगे हाथ, पुनः अवस्था, सॉरी पुनः अवलोकन लिख लीजिए आप, पुनः अवलोकन, है ना। शब्द क्या बनेगा इसका, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है और इस विसर्ग का आपका र हो जाएगा। शब्द बनेगा पुनर्अवलोकन, अवलोकन। जबकि शब्द शुद्धि में आपके दिया होता है कौन सा शब्द, यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। और ये शब्द क्या है, गलत है। ये शब्द हमें सही लगता है, अब जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हैं ये शब्द हमें सही लगता है, ये शब्द हमें सही लगता है, ये शब्द हमें सही लगता है। और ये हम ऐसे लिखते हैं डेली यूज में, हम ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो ऐसे लिखते हैं। तो हम वहां जाते हैं तो हमें ये सब शब्द सही लगते हैं, लेकिन ये क्या है, सभी गलत है। सब शुद्ध शब्द
ये वाला हो जाएंगे, आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ये मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि आपको ये शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखने। और संधि है, अगर आप संधि को सही तरीके से पढ़ते हैं तो आपका समास, उपसर्ग और प्रत्यय, फिर आपके जो शब्द शुद्धि होगी उसमें भी आपका एक टॉपिक काम आने वाला है। तो संधि को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में ये भी लिख देना ताकि आपको ध्यान रहे कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ये तो हो गई थी अपने संधि की बात। फिर मैं आपको बात करता हूं कि समास में ये टॉपिक कैसे काम आ सकता है। समास की बात करें तो मैं आपको बताऊं, शीत या उष्ण शब्द दे रखा है यहां पर समास का, शीत या उष्ण, ठीक है साहब। शीत या उष्ण, शीत या दोनों में से कौन सा है, एक, शीत या उष्ण। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको जोड़ेंगे, शीत धन उष्ण। तो यहाँ पे आपके गुण संधि हो रही है, शब्द बनेगा शीतोष्ण। क्या बनेगा, शीतोष्ण। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें क्या हो रहा है, आपका अ है, इसमें आपका क्या है, उ है। अ और उ मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, ठीक है साहब। तो क्या बन रहा है, शीतोष्ण। फिर मैं आपसे एक और बात करूं कि कृष्णा अर्जुन, एक आपका उदाहरण कौन सा है, कृष्णा, कृष्ण और अर्जुन। ये मैं आपको बता रहा हूं कि समास में ये टॉपिक कैसे काम आ सकता है। जैसे कि कृष्ण, कृष्णार्जुन। जैसे कि मैं आपको एक शब्द और बता देता हूं, लगे हाथ, कृष्णार्जुन, अतिशय है जो उक्ति, अतिशय है जो उक्ति, अतिशय है जो उक्ति, शब्द बनेगा आपका अति। एक बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अतिशय धन उक्ति। यहां पर आपका क्या है, उ है, यहां पर आपका क्या है, अ है। अ और उ मिलकर बनता है आपका ओ बनता है, ठीक है साहब। शब्द बनेगा आपका अति शयोक्ति। और ये शब्द आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं बार पूछा हुआ है एग्जाम में शब्द शुद्धि के हिसाब से कि अतिशयोक्ति शुद्ध है। ये तो क्या है, शुद्ध है, सही है, लेकिन आपको एग्जाम में ज्यादातर ऐसे मिलता है और हम यहीं पर फंस जाते हैं, अतिशयोक्ति लिखते हैं हम, है ना, अतिशयोक्ति। श हलंत नहीं होता, यहाँ पर श पूरा होगा, ठीक है। ये शब्द क्या है, गलत है। फिर मैं आपसे एक और बताऊं, जैसे मिष्ट है जो अन्न, मिष्ट है जो अन्न, मिष्ट है जो अन्न, मिष्ट धन क्या बन रहा है यहाँ पर, अन्न, मिष्ट धन अन्न। यहाँ पर अ और अ मिलकर क्या बन रहा है आपका, आ, अधन अ मिलकर क्या बन रहा है यहाँ पर आपका आ। तो शब्द बनेगा आपका मिष्टान। और ये शब्द तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर ये लगता ही नहीं ये सही है ना, हमें एग्जाम में दिया था ऐसा, मिष्ठान। और हम तो देखते हैं भाई, मिठाई, मिठाई की दुकानों पर जाते हैं और मिठाई के पैकेट्स पर हम जब देखते हैं मिष्ठान, तो हम मिष्ठान ये वाला देखते हैं, जबकि ये मिष्ठान क्या है, गलत है। अब जब शब्द ही गलत है तो वहां पर मिठाई कैसे सही मिलेगी, सही ना। मिष्ठान क्या होता है, ये वाला से होता है, ये वाला मिष्ठान गलत होता है, ठीक है साहब। ये समास में आपके ऐसे है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर समास में आपके संधि हो ही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई। कहीं पर आपके किसी उदाहरण में आपके संधि हो सकती है और किसी उदाहरण में आपके संधि नहीं हो सकती है। जैसे कि ये जो मैंने आपको बताए थे कि शीत या उष्ण, शीत धन उष्ण शीतोष्ण, यहाँ पर संधि हो रही है। कृष्ण और अर्जुन, कृष्णार्जुन, यहाँ पर संधि हो रही है ना। मिष्ट है जो मिष्टान, यहाँ पर आपके संधि हो रही है। अतिशय, अतिशय है जो उक्ति, अतिशय धन उक्ति, यहाँ पर अतिशयोक्ति आपके संधि हो रही है। लेकिन मैं आपको एक दो उदाहरण ऐसे दूं, समास में आपको लिखना है कि
यहाँ पर मैं आपको अगर ऐसे उदाहरण दूं जहां पर संधि नहीं हो रही है, ये टॉपिक मैं वैसे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर आपको एक बार समझाने के लिए संधि का आपको सामान्य बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये शब्द लिख रखा है, रसोई के लिए घर। अब हम इसको अगर सही तरीके से लिखें तो रसोई धन क्या हो जाएगा आपका घर, रसोई धन घर, है ना, रसोई धन घर। तो यहां पर आपकी संधि नहीं होगी, यहां सिर्फ क्या होगा, मेल होगा, रसोई घर, यहां पर कोई विकार नहीं होगा, रसोई घर। जैसे कि मैं आपको बताऊं लगुड़ से प्रहार, ना, लगुड़ से प्रहार, शब्द क्या, लगुड़ से प्रहार। तो यहां पर भी आपके कोई संधि नहीं हो रही है, शब्द बनेगा लगुड़ प्रहार। एक जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं तो है आपण को गत, शब्द क्या है, आपण को गत, आपण को गत। यहां पर भी क्या है, संधि नहीं हो रही है, आपण गत। तो मैंने आपको बताया था कि समास में संधि हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि संपूर्ण समास में आपके संधि हो ही हो। कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जिनमें संधि होगी और कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जिनमें संधि नहीं हो। लेकिन ये बात तय है कि आपका संधि वाला जो टॉपिक है उसमें संधि भी है और समास भी है ना। उसमें हर उदाहरण में आपके क्या है, समास है, ये निश्चित है। जैसे मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण काम आएंगे आपके, शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे और बाकी भी काम आएंगे। समास पढ़ोगे तब काम आएंगे आपके, है ना, उपसर्ग पढ़ोगे तब काम आएंगे आपके, ये वाले प्रत्यय पढ़ोगे तब भी काम आएंगे। तो जब भी पढ़ाया जाए अच्छे से पढ़ लेना है। मैं बात करूं आपके उपसर्ग की, तो उपसर्ग में भी मैंने आपको बताया था कि संधि क्या है, काम आने वाली। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो उपसर्ग में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है एक उदाहरण है, वी धन इच्छा, ठीक है। इस वी में है छोटी एक की मात्रा और इस वी में है बड़ी एक की मात्रा, दोनों मिलकर बनेगी बड़ी की मात्रा, शब्द बनेगा विक्षा। जैसे कि मैं आपको एक शब्द और दे दूं यहां पर, अभिधन इष्ट, शब्द क्या है, अभिधन इष्ट। यहां पर भी छोटी, यहां पर भी छोटी, दोनों मिलकर बनेगी बड़ी। जैसे कि मैं आपको बताऊं अभीष्ट, शब्द क्या बनेगा, अभीष्ट। जैसे कि ये तो बात थी यहां तक, एक और बता देता हूं इसमें आपको, है ना। जैसे सुधन उक्ति, उदाहरण जितने दिए जाए उतने ही कम है। जैसे कि सुक्ति, तो इसमें यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ है, दोनों छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुक्ति, अच्छी युक्ति, ठीक है। यहाँ पर तो उपसर्ग में आपके क्या आ रही, संधि काम आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पूरे उपसर्ग में आपके संधि काम आए। कुछ उदाहरण में यहाँ पर भी संधि होगी और कुछ उदाहरण में यहाँ पर संधि नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक शब्द है आपका कौन सा, सुधन पुत्र, तो यहाँ पर आपके संधि नहीं हो रही। देखो सुधन पुत्र, तो संधि हो रही क्या यहाँ पर, सुपुत्र। जैसे मैं आपको एक शब्द और बताऊं तो विकार, इस विकार में कोई संधि हो रही क्या, नहीं, इस विकार में संधि नहीं हो रही है। जैसे विधन कार, है ना। जैसे मैं आपको एक शब्द और बताऊं तो शब्द बनेगा आपका अभिमान। क्या इस अभिमान में संधि हो रही है, नहीं हो रही है। अभिधन मान, अभिधन मान, ये जैसा था वैसे के वैसे जुड़कर शब्द बना रहे हैं। हम बात कर रहे थे उपसर्ग की, तो मैंने आपको बताया था कि जो संधि है वो उपसर्ग में भी काम आने वाली है, लेकिन जरूरी नहीं कि उपसर्ग में सभी उदाहरणों में काम आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक विधन इच्छा भिक्षा बन रहा है ना, अभिधन इष्ट अभिष्ट बन रहा है, सुधन उक्ति सुक्ति बन रहा है। वैसे यहाँ पर सुधन पुत्र सुपुत्र बन रहा है, यहाँ पर कोई संधि नहीं हो रही है, विकार में भी संधि नहीं हो रही है और अभिमान में भी आपकी संधि नहीं हो रही। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताता हूँ। प्रत्यय में हम अपना कैसे क्या रहने वाला है, क्या हिसाब रहने वाला है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
फिर हम संधि वाला टॉपिक है वो स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप से शुरू कर देंगे। किसकी बात कर रहे थे हम? प्रत्यय की। प्रत्यय की बात करूं तो प्रत्यय में जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं कि लिखो यहां पर ही। प्रत्यय में जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं, प्रत्यय में, हाँ प्रत्यय में आपको मैं कुछ उदाहरण बताऊं जैसे, तो ये एक आपका टॉपिक एक जैसे ये है निधन अक। अब देखो ये अक है ना, इसके कारण इस नी का क्या हो रहा है? नहीं, ये प्रत्यय की बात कर रहा हूं। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो इस प्रत्यय के जो रूल होंगे वो भी बता दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा ये क्यों हो रहा है, क्या कारण इसके पीछे, वो मैं उसी समय बताऊंगा आपको। लेकिन एक बार मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, जैसे नी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अक के कारण नहीं हो जाएगा, है ना, नई धन अक। अब मैं बात करूं यहाँ पर अयादी संधि होगी, जैसे कि नई आई का क्या बन रहा है यहाँ पर? आई का यहाँ पर क्या बन रहा है? आई बन रहा है। अब ये न हलंत हो गया, है ना। अब इस हलंत नाम में हमने क्या जोड़ दिया? आ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? ना बन गया। अब यहाँ पर ये य आ गया, अब य में अ जुड़ा तो क्या बन गया? अक, ये भी हलंत है, ठीक है, नायक। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और दूं, घी धन अक, तो इस घी का अक के कारण क्या हो गया? गई हो गया। और इस आई का भिन्न स्वर आने से क्या हो जाएगा? आई, ठीक है, यह आई हो गया, ठीक है। ग हलंत है, इसका हलंत ग में क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया, तो शब्द बनेंगे घा। य हलंत है, य भी, इस हलंत य में हमने क्या जोड़ दिया? य अ जोड़ दिया, तो य बन गया। और घायक शब्द क्या बन गया आपका? घायक बन गया। अब जैसे कि मैं आपको प्रत्यय में हर जगह पर आपके संधि काम नहीं आएगी, वो भी बता देता हूं। ऐसे कुछ उदाहरण मेरे पास है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो होगा आपके कौन सा? गायब हो गया, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, मृदु धन ल, शब्द बनेगा मृदुल। तो यहां पर आपके संधि नहीं हो रही है, जैसा था वैसा का वैसे आएगा। जैसे मृदु धन ल मृदुल हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, भिखारी शब्द क्या है? भिखारी धन इन, शब्द क्या बनेगा आपका? भिखारीन, शब्द क्या बनेगा? भिखारीन। अब यहां पर भी आपकी संधि नहीं, बड़ी ई और ई मिलकर क्या होने से था? बड़ी, लेकिन यह नहीं हो रहा है। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं, सरोज धन इनी, सरोज धन इनी, शब्द बनेगा आपका सरोजिनी। और ये सरोजनी जो शब्द है, ये हमारे शब्द शुद्धि के हिसाब से बहुत ही काम आने वाला आगे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ हमारी क्लास को विराम देते हैं।